पकड़े जाने वाले दहशतगर्दों को ऊपर से दबाव की वजह से छुड़ा लिया जाता या उन्हें मौत के गार्ड उतार दिया जाता ताकि वो अपने सरपरस्तों के राज फाश ना कर सके, और जिन्हें किसी न किसी तरह अदालत में पेश कर भी दिया जाता वो जमानतों पर रिहा होकर लापता हो जाते और दोबारा खूनरेजी शुरू कर देते। वो दहशतगर्द अभी तक अस्पताल में था जिसे जख्मी और बेहोशी की हालत में ब्लॉक 3 के एक जेर तामीर मकान से पकड़ा गया था और जिसके बारे में शुबा था कि ब्लॉक 13D में डकैती, कत्ल और इंस्पेक्टर रिफत के कत्ल में मुलविस था। उसका ख्याल आते ही शुजात अली ने फोन का रिसीवर उठाकर अस्पताल का नंबर डायल किया। लाइन तीसरी कोशिश पर मिल सकी थी। मुतालिका डॉक्टर ने बताया कि मरीज अब इस काबिल है कि उससे मुलाकात की जा सके। शुजात अली अपने 2 मातहतों को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उस वक्त शाम के 7 बजे थे। अदालत से वापस आते ही उसने फोन करके मुलजिम की हिफाजत के इंतजामात सख्त करवा दिए थे, क्योंकि उसे अंदेशा था कि इस दहशतगर्द को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मुलजिम होश में था, उसे ड्रिप लगी हुई थी। 2 मुसल्लह कांस्टेबल कमरे के सामने खड़े थे और एक कमरे के अंदर मौजूद था। शुजात अली बेड के करीब खड़ा हो गया और गहरी नजरों से मुलजिम की तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 23-24 के लगभग रही होगी। तुम्हारे साथी तुम्हें जख्मी हालत में छोड़कर भाग गए थे। शुजात अली उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगियां अजीज थी, तुम्हारी जान की उन्हें परवाह नहीं थी। अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो तुम्हें सुल्तानी गवाह बनाया जा सकता है। इस सूरत में तुम्हें कुछ रायत भी मिल सकती है। बसूरत दीगर तुम्हारे साथ जो सलूक किया जाएगा इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुलजिम ने जवाब दिया। चेहरे पर खौफ के साए उभर आए थे। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, शुजात अली ने कहा। गुलशन के ब्लॉक 13D के मकान में डकैती की वारदात में तुम भी शामिल थे? नहीं, मुलजिम ने नफी में सर हिलाया। मोची मोड़ पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग तुम लोगों ने की थी? हाँ, मुलजिम ने जवाब दिया। अजब खान हमारे गिरोह का सरगना है। ये हमला तुम पर किया गया था। हम कई रोज से मौका की तलाश में थे और बिल आखिर उस रात मौका मिल गया। हम वहाँ गात लगाए बैठे थे। हमारा ख्याल था कि तुम इस हमला में खत्म हो चुके होगे। फरार होने की कोशिश में हम गलियों में फंस गए और बिल आखिर पुलिस की एक दूसरी पार्टी से सामना हो गया। हम टैक्सी छोड़कर पुलिस से मुकाबला करते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पेट में गोली लगी। मेरे साथी मुझे लेकर किसी न किसी तरह बट्टी पार के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं गिर पड़ा। मैं बेहोश हो गया था, मगर मेरे साथी मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए। मुझ पर हमला किसके कहने पर किया गया था? शुजात अली ने पूछा। ये सिर्फ अजब खान जानता है, मुलजिम ने जवाब दिया। उसे किसी और जगह से अहकामात मिलते हैं। वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो कोई भी है दहशत फैलाना चाहता है, इसके लिए हमें पैसे दिए जाते हैं। मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग किसने की थी? शुजात अली ने पूछा। अजब खान ही का गिरोह था, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं था, मुलजिम ने जवाब दिया। शुजात अली की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। अजब खान और उसके साथियों के पते बताओ, वो कहाँ मिल सकते हैं? वो अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, मुलजिम ने जवाब दिया। वो अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कुरंगी में बिलाल कॉलोनी के एक मकान से तुम्हें इसका कोई सुराग मिल जाए। वो मकान अजब खान का हेडक्वार्टर है। किसी वारदात से पहले हम उस मकान में जमा होकर प्लानिंग करते हैं। मकान का पता बताओ, शुजात अली ने कहा। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिराज है, जख्मी मुलजिम ने जवाब दिया। चंद लम्हे खामोश रहा और फिर बिलाल कॉलोनी के मकान का पता बता दिया। शुजात अली ने मुलजिम के लिए हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए, क्योंकि उसे शुबा था कि अगर अजब खान या उसके साथियों को पता चल गया कि सिराज जिंदा है तो वो लोग उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। शुजात अली अस्पताल से निकलकर सीधा DSP के दफ्तर पहुंचा। उस वक्त अगरचे रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन DSP साहिब दफ्तर में मौजूद थे। जब से शहर में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ था, DIG के हुक्म के मुताबिक तमाम पुलिस अफसरान रात गए तक अपने इलाकों में मौजूद रहते थे। शुजात अली फौरी तौर पर बिलाल कॉलोनी वाले मकान पर छापा मारना चाहता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर अजब खान और उसके साथियों को सिराज के जिंदा होने की खबर नहीं मिली तो मुमकिन है अजब खान या उसका कोई साथी अब भी इस मकान में मौजूद हो। उसने DSP को सूरत हाल से आगाह किया और फिर चंद मिनट में यह बात DIG साहिब तक पहुंच गई। इसके तकरीबन आधे घंटे बाद छापामार पार्टी तरतीब दी जा रही थी। कोरंगी के एक इलाके में शदीद फायरिंग हो रही थी। शहर के बाज इलाके ऐसे थे जहां शाम का अंधेरा फैलते ही फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता था। रात भर पुलिस और दहशतगर्दों में आंख मचोली होती रहती थी। सुबह पता चलता था कि इतने अफराद मारे गए, इतने जख्मी हुए
लेकिन फायरिंग करने वालों में से कोई एक भी पुलिस के हाथ ना लगता। अलबत्ता पुलिस बाज घरों में घुसकर बेगुनाह नौजवानों और बूढ़ों को पकड़ कर ले जाती। बाज़ औक़ात तो 10-11 साल की उम्र के बच्चों तक को दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और उन्हें इन जुर्म का एतराफ़ करने पर मजबूर किया जाता, जिसका ये मासूम और बेगुनाह लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। उस रात भी सिर्फ ऐसी ही सूरत हाल थी। मकामी पुलिस दहशतगर्दों से आंख मचोली खेलने में मसरूफ थी। SHO अपने सिर्फ 2 कांस्टेबल शुजात अली की पुलिस पार्टी में शामिल कर सका था। रात 1 बजे उस मकान को घेरे में ले लिया गया। शुजात अली का यह अंदाजा दुरुस्त निकला था कि अजब खान और उसके साथियों को सिराज के जिंदा होने की खबर नहीं हो सकी थी। उस वक्त मकान में 2 आदमी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से अंदाजा होता था कि उनके पास जदीद तरीन हथियार थे। फायरिंग तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही। मकान में मौजूद दोनों आदमी ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की, मगर वो दोनों पुलिस के हाथों मारे गए। मकान की तलाशी के दौरान 6 सब मशीन गने, कई मैगजीन और लातादाद गोलियों के अलावा एक अलमारी के खुफिया खाने से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात भी बरामद हुए थे, जो यकीनन किसी ज्वेलर की दुकान से लूटे गए थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में से एक अजब खान था, जबकि दूसरे का नाम मालूम नहीं हो सका था। तलाशी के दौरान एक मोबाइल टेलीफोन भी मिला था। पलंग के सरहाने की तरफ दीवार पर पेंसिल से एक फोन नंबर लिखा हुआ था। शुजात अली ने वो नंबर नोट कर लिया। शुजात अली अपनी पुलिस पार्टी के साथ जब अपने थाने वापस पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। उसका जिस्म थकन से चूर हो रहा था और आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने मुहर्रिर से कहकर न्यूमेरिकल टेलीफोन डायरेक्टरी मंगवाई और उसमें से वो नंबर तलाश करने लगा जो उसने मकान की दीवार से नोट किया था। और जब डायरेक्टरी में वो नंबर मिला तो वो इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो नंबर राय दिल नवाज का था। शुजात अली ने अपने अफसरों को भी इस नंबर के बारे में नहीं बताया था। वो राय दिल नवाज पर इस तरह हाथ डालना चाहता था कि उसके बच निकलने का कोई रास्ता ना रहे। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो अपने तौर पर राय दिल नवाज के खिलाफ तहकीकात जारी रखेगा। वो सुबह 8 बजे थाने से निकलकर घर आ गया। ठंडे पानी के गुस्ल से उसकी किसलमंदी बड़ी हद तक दूर हो गई थी। जब वो बाथरूम से निकला तो सुल्ताना, माजी और उसके वालिद नाश्ते की मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे। आज कई रोज बाद वो इकट्ठे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान ड्राइंग रूम से फोन की घंटी सुनाई दी। शुजात अली उठने लगा, मगर सुल्ताना इससे पहले ही उठ गई। आप नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ कौन है। सुल्ताना ड्राइंग रूम में चली गई। उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मैं ये सोच कर गई थी कि आपके लिए किसी का भी फोन होगा तो मना कर दूंगी। वो शुजात अली की तरफ देखते हुए बोली, फोन तो आपके लिए है, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर सकी। जाइए, फोन पर आपका इंतजार हो रहा है। सुल्ताना के होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट देखकर शुजात अली उलझ सा गया। वो उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। फोन का रिसीवर अलग रखा हुआ था। उसका ख्याल था कि उसके किसी ऑफिसर की कॉल होगी, इसलिए सुल्ताना ने मना नहीं किया होगा। हेलो, शुजात अली बोल रहा हूँ। रिसीवर कान से लगाते हुए बोला, बहुत अच्छे जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर साहब। रिसीवर पर नस्वानी आवाज सुनकर वो उछल पड़ा। मैंने रात वाले कारनामे पर मुबारकबाद देने के लिए तुम्हें फोन किया है। तुम्हें कैसे पता चला? शुजात अली बोला। उसने शबीना की आवाज पहचान ली थी। अब वो सुल्ताना के होंठों पर मुस्कुराहट का मतलब भी समझ गया था। ये खबर तो अभी किसी अखबार में भी नहीं छपी। हम जैसे लोगों के लिए इस किस्म की खबरें जानने के लिए किसी अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता। शबीना ने जवाब दिया, बहरहाल मैंने एक खास मकसद के लिए फोन किया था। उस रोज प्रिंस तुम्हारे हाथ नहीं आ सका, जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन आज रात 8 बजे मैं तुम्हें एक और टिप दूंगी। शबीना ने कहा, तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो? तुम ऐसी इतलात किसी और पुलिस ऑफिसर को भी दे सकती हो, मुझ पर ही ये मेहरबानी क्यों? शुजात अली बोला, इसलिए कि हर पुलिस ऑफिसर तुम्हारी तरह नहीं है। शबीना ने जवाब दिया, और फिर तुम्हारे नाम से न जाने दिल में गुदगुदी सी क्यों होने लगती है? और वो तुम्हारी बहन, उसे मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आवाज से लगता है बड़ी प्यारी सी लड़की है। कभी मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलूंगी। मतलब की बात करो, और ये बात जहन में रखना कि जब भी मेरे सामने आई तुम्हें हथकड़ी लगाने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मतलब की बात। शबीना की आवाज सुनाई दी, अपना मोबाइल फोन नंबर भी दे दो। आज रात 9 बजे के बाद मोबाइल घर या थाने के नंबर पर तुमसे राब्ता करके तुम्हें एक अहम इत्तला दूंगी। शुजात अली चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने अपना मोबाइल फोन नंबर उसे लिखवा दिया और फोन बंद करके दोबारा नाश्ते की मेज पर आ गया। कौन था? माँ जी ने पूछा। इतनी देर कर दी फोन पर बात करते हुए, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। एक दोस्त का फोन था। शुजात अली के मुंह से बेख्तियार निकला। उसके साथ ही उसने सुल्ताना की तरफ देखा। उसके होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट फैल गई थी।
नाश्ते के बाद सुल्ताना यूनिवर्सिटी चली गई और उसके थोड़ी देर बाद शुजात अली भी तैयार होकर घर से निकल गया। उसने बिलाल कॉलोनी वाले मकान से मिलने वाले मोबाइल फोन का नंबर एक कागज पर नोट कर लिया था। घर से निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद वो इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के दफ्तर में मौजूद था। इस मोबाइल फोन का ताल्लुक उसी कंपनी से था। वो तकरीबन 20 मिनट बाद मुतालिका ऑफिसर तक पहुंच सका था। वो कंपनी का एक डायरेक्टर था। फरमाइए ऑफिसर, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डायरेक्टर ने पूछा। ये फोन नंबर किसके नाम से अलाट हुआ है? शुजात अली ने एक चिट उसके सामने रख दी। सॉरी ऑफिसर, डायरेक्टर ने नंबर देखते हुए कहा। क्लाइंट्स के साथ मुआहदे के तहत हम इस बात के पाबंद हैं, लेकिन ये कौमी सलामती का मामला है, शुजात अली ने कहा। और जब मामला कौमी सलामती का हो तो क्लाइंट्स के साथ आपके मुआहदे की पाबंदी खत्म हो जाती है। आप एक मुअज़्ज़ज़ और मुहिब वतन शहरी हैं। आपको कानून से ताउन करना चाहिए। हमें कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे पास ऐसे इख्तियारात भी हैं कि हम किसी भी शख्स का पता हासिल करने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मसला ऊपर के अहकामात के बगैर हल हो जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं वादा करता हूं कि ये बात राज ही में रहेगी। मुझे कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी और वो इस्लामाबाद गए हुए हैं। आपको 2-3 रोज इंतजार करना होगा। डायरेक्टर ने कहा। मामला बेहद संगीन है, शुजात अली ने कहा। आप फोन पर अपने प्रेसिडेंट से बात कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं। मैं इस मामले में मुकम्मल राजदारी चाहता हूँ। ये बात आपके अलावा किसी दूसरे शख्स के इल्म में भी नहीं आनी चाहिए, प्लीज। डायरेक्टर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर गहरा सांस लेते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ये है तो मामले की खिलाफ वर्जी, लेकिन बकौल आपके मामला कौमी सलामती का है, इसलिए आपको इस नंबर के बारे में बता देता हूँ। वो अपनी सीट से उठकर दूसरी मेज पर चला गया जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था। वो कुछ देर तक कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता रहा, फिर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शुजात अली भी अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आ गया था। उसकी नजरें कंप्यूटर की स्क्रीन पर थीं। चंद सेकंड बाद स्क्रीन पर 3-4 लाइनों में सब्ज हरूफ रोशन हो गए। ये फोन अजब खान नामी शख्स के नाम है जो राय दिल नवाज की सिफारिश पर दिया गया था। इसकी अदायगी राय दिल नवाज ने की थी और बिल वगैरह भी वही अदा करता है। डायरेक्टर ने शुजात अली की तरफ देखते हुए कहा। शुजात अली की आंखों में चमक उभर आई। क्या इसका प्रिंट मिल सकता है? उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। क्यों नहीं, डायरेक्टर ने कहा और कंप्यूटर सेट के साथ रखे हुए प्रिंटर की तरफ मुतवज्जह हो गया। उसने कागज की एक शीट प्रिंटर में सेट की और कीबोर्ड पर कमांड देने लगा। चंद सेकंड बाद प्रिंट निकल आया। उसने कागज शुजात अली की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया जनाब। शुजात अली ने कागज तय करके जेब में रख लिया और उसे हाथ मिलाकर दफ्तर से बाहर आ गया। शुजात अली एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। इस मोबाइल फोन के बारे में मालूम हो जाने के बाद राय दिल नवाज के खिलाफ इसका घेरा कुछ और तंग हो गया था। कंप्यूटर की स्लिप एक ऐसा ठोस सबूत था जिसे जुटलाया नहीं जा सकता था, लेकिन वो अभी राय दिल नवाज पर हाथ नहीं डालना चाहता था। वो राय दिल नवाज पर हाथ डालने से पहले उसके खिलाफ इतने सबूत जमा कर लेना चाहता था कि वो उनके हिसार से निकल न सके। राय दिल नवाज के बारे में सोचते हुए उसके जबड़े बिछ गए। जब वो अपने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो एक और अफसोसनाक खबर उसकी मुंतजिर थी। इस खबर का ताल्लुक उसके इलाके से नहीं था, लेकिन वो दांत किचकिचा कर रह गया था। एएसआई शाहिद ने बताया था कि ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में नामालूम दहशत गर्दों ने एक मकान में घुसकर 4 भाइयों को गोलियों से भून डाला था। शुजात अली ने फोन का रिसीवर उठाकर ख्वाजा अजमेर नगरी में अपने एक दोस्त का नंबर मिलाया। वो इस इलाके के पुलिस स्टेशन से भी मालूमात हासिल कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि वहाँ से क्या जवाब मिलेगा, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन के बजाय अपने दोस्त का नंबर मिलाया। हेलो अनवर, उसने लाइन मिलने पर कहा। तुम्हारे इलाके में कोई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है? इस सिलसिले में कुछ बता सकते हो? ये अफसोसनाक वाकया हमारे साथ वाली गली में हुआ है, अनवर ने जवाब दिया और फिर तफसील बताने लगा। अनवर की इत्तला के मुताबिक दहशत गर्दों ने असलहा के जोर पर मकान में घुसकर खवातीन को एक कमरे में बंद कर दिया और 4 भाइयों को दूसरे कमरे में ले आए और उन्हें कतार में खड़ा करके गोलियों से भून डाला। खवातीन को जब कमरे में बंद किया गया तो उन्होंने फोन पर मकामी थाने को दहशत गर्दों के बारे में इत्तला दी। फिर फायरिंग की आवाजें सुनकर मोहल्ले के कई लोगों ने भी पुलिस को मुत्तला किया। दहशत गर्द आधे घंटे तक मकान में खून की होली खेलते रहे, फिर फायरिंग करते हुए बड़े इत्मीनान से फरार हो गए और पुलिस तकरीबन 1 घंटे बाद वहां पहुंची थी। शुजात अली दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। बर्बरियत की इंतहा हो गई थी। सड़कों पर तो बेगुनाह और मासूम लोगों के खून की होली खेली ही जा रही थी, लेकिन अब ना तो इबादत गाहें महफूज रही थी और ना ही घर जिसे महफूज तरीन पनाहगाह समझा जाता है गैर महफूज हो गए थे।
लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे। वो अपने आप को कहीं भी महफूज नहीं समझते थे। एक घर से जब 4-4 जनाजे उठेंगे तो क्या कयामत का मंजर होगा। तान सारी पुलिस पर आकर टूटती थी। दहशतगर्दी की हर वारदात के बाद हर शख्स की जुबान पर एक ही बात होती थी, ये सब कुछ पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। एजेंसियां ये सब कुछ करवा रही हैं। पुलिस दहशतगर्दों से मिली हुई है। शुजात अली थोड़ी देर के लिए घर गया था। उसने खाना खाया, वर्दी पहनी और वापस आ गया। वो सारा दिन थाने में मसरूफ रहा। रात 10 बजे के करीब वो जीप पर एएसआई शाहिद और 2 कांस्टेबलों के साथ गश्त पर था कि मोबाइल फोन पर कॉल मिली। सुर्ख रंग की एक शिराट कार KDA स्कीम 1 के एक बंगले से निकली है। एक नस्वानी आवाज उसकी समात से टकरा रही थी। कार का नंबर भी बताया गया। इस कार में असलहा भरा हुआ है। ये कार नीपा चुरंगी और मोती महल से होती हुई फेडरल B एरिया की तरफ जाएगी। फोन बंद हो गया। शुजात अली उस वक्त गिलानी रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क पर था। जीप वो खुद ड्राइव कर रहा था। उसने जीप का रुख मोड़ा और उसे तूफानी रफ्तार से गुलशन चुरंगी की तरफ दौड़ा दिया। उसने शाहिद और कांस्टेबलों को सूरत हाल से आगाह कर दिया था। जीप 5 मिनट में चुरंगी पर पहुंच गई। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था। वो नीपा की तरफ से आने वाली गाड़ियों को देखने लगे। तकरीबन 5 मिनट बाद उन्होंने सुर्ख रंग की एक कार को रुकने का इशारा किया। वो सुर्ख शेराट कार थी। उसकी रफ्तार कम हो गई। दोनों कांस्टेबल राइफल ताने सामने खड़े थे। कार का नंबर वही था जो फोन पर बताया गया था। कार जैसे ही रुकी, शुजात अली आगे आ गया। उसमें 2 आदमी थे, एक ड्राइवर सीट पर और दूसरा पिछली सीट पर। शुजात अली कार के पीछे पहुंचा ही था कि पीछे से आने वाली सफेद रंग की एक तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। शुजात अली और उसके साथी एकदम सड़क पर गिर गए। अगर वो सुर्ख कार की आड़ में ना होते तो यकीनन खत्म हो चुके होते। सफेद कार की फायरिंग से सुर्ख शेराट की पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी खत्म हो गया था, जबकि ड्राइवर ने एक जोरदार झटके से कार चला दी थी। शुजात अली और उसके साथियों ने सड़क पर लेटे लेटे फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली शेराट के पिछले टायर पर लगी। जोरदार धमाका हुआ। टायर फट जाने से तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकराई और कलाबाजी खाती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। शुजात अली और उसके साथियों ने दौड़कर कार को घेरे में ले लिया। चंद सेकंड बाद शुजात अली आगे बढ़ा। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। बाएं हाथ से उसने कार का स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोला। ड्राइवर स्टीयरिंग और सीट के दरमियान फंसा हुआ था। उसके चेहरे से खून बह रहा था और गर्दन डलकी हुई थी। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वो खत्म हो चुका था। सुर्ख शेराट की पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी सफेद कार से चलाई जाने वाली गोलियों से हलाक हो चुका था। उसे 2 गोलियां लगी थी, एक खोपड़ी में और दूसरी बाएं कंधे को तोड़ती हुई निकल गई थी। उसकी लाश दोनों सीटों के दरमियान फंसी हुई थी और सीटें खून से तर हो रही थी।